Good morning, dear students. Now let us start chapter 9, crop production and its management. बेटा इस चैप्टर में क्या दिया है कि आप फसलों को कैसे प्रोड्यूस करोगे, मीन्स कैसे कैसे आपके खेतों में फसलें पैदा होती हैं, एंड इट्स मैनेजमेंट मीन्स फसल पैदा करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स ध्यान रखने पड़ते हैं, मीन्स कब उसको बोना है, कब काटना है और उसको कैसे स्टोर करना है। तो ये सारे स्टेप्स इसके अंडर आते हैं। इस चैप्टर में आपको इसी के बारे में समझाया जाएगा। फसलें ऑटोट्रॉफ कौन से होते हैं? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स, while animal depend on plants, so they are called heterotroph. To meet the demand of the food की डिमांड को कवर अप करने के लिए इंसान पहले फूड गैदर करता था फॉरेस्ट से, बाद में एक जगह से सेटल होना शुरू किया जहाँ पानी का सोर्स था। अराउंड 10,000 ईयर्स एगो ह्यूमन ने डिस्कवर किया कि कुछ प्लांट्स हैं जिसको हम ग्रो करके फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके सीड्स को ग्रो करके हम फूड पैदा कर सकते हैं। दिस डिस्कवरी चेंज द ह्यूमन फ्रॉम फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर। इस डिस्कवरी से इंसान अब फूड गैदर करने की बजाय फूड प्रोड्यूसर बन गया, क्योंकि पहले तो इंसान फूड को ढूंढा करता था। जो अर्ली मैन थे वो फूड ढूंढा करते थे अपना पेट भरने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उनको पता चल गया कि हम फूड को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। दिस एक्टिविटी ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर सिस्टमेटिक एंड द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड। और ये एक्टिविटी चलती गई और धीरे धीरे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप शुरू हो गया है। कल्टीवेशन ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट्स, उन्हें लार्ज स्केल, जब लार्ज स्केल पर हम एक ही तरह के पौधों को उगाते हैं उसको हम क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। दिस प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज नोन एज एग्रीकल्चर। इसको हम खेती बाड़ी कहते हैं। जैसे हम आपसे पूछते हैं ना आपके पापा क्या करते हैं, आप कहते हैं मैडम खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी करते हैं मीन्स वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। At the same time, human also started domesticating animals for their food and other requirement। और इसी समय पर एनिमल्स ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। एग्रीकल्चर नाउ इज़ नॉट ओनली ग्रोइंग फूड फॉर द पीपल। अब एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ फूड ग्रो नहीं करना है एंड एनिमल्स, बट आल्सो ग्रोइंग प्लांट्स फॉर अदर रिक्वायरमेंट। प्लांट्स को भी ग्रो करना है। कौन से प्लांट्स को? जिनसे हमें फाइबर मिलता है, जैसे कॉटन हो गया, मेडिसिन्स मिलती हैं जैसे तुलसी हो गई, फ्लावर्स मिलते हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट्स मिलते हैं जैसे गेंदा हो गया, मीन्स मैरीगोल्ड है, रोज़ है, ये सारे फ्लावर्स भी हम ग्रो करते हैं। नाउ फूड फ्रॉम प्लांट्स से जो हमें फूड मिलता है। Over a period of time, human population of the earth has increased manifolds means इस अर्थ के ऊपर पॉपुलेशन इंसानों की बहुत ज़्यादा कई फोल्ड में इंक्रीज हो गई। एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर द फूड हैज़ इंक्रीज्ड। ओवर 80% ऑफ द ह्यूमन डाइट इज़ प्रोवाइडेड बाय द सीड्स ऑफ लेस देन अ डजन प्लांट्स। लाइक ये बोलते हैं कि 80% जो हमारी डाइट है वो गेहूँ, चावल और मक्की से पूरी होती है। मीन्स जैसे आप वो चपाती, एक टाइम पर सब्जी नहीं है गुजारा हो जाएगा, लेकिन चपाती के बिना तो गुजारा नहीं हो सकता ना बेटा। तो 80% जो है ना चपाती जैसे गेहूं से बनती है, चावल है, मक्का है, इनसे पूरी होती है। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्टेडी सप्लाई ऑफ फूड, फार्मर्स अंडरटेक सेवरल सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़, जिससे कि आपको फूड मिलता रहे। फार्मर को सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, पूरे सिस्टम से उसको ग्रो करना पड़ता है। स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो कुछ समय के बाद उसको उपज देता है। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसको वी कॉल दीज एक्टिविटीज़ एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। नाउ व्हाट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? Once again, let us repeat the definition. In order to maintain a steady supply of food,
फूड लगातार आपको मिलता रहे, ये नहीं कि एक साल मिल गया फिर नहीं मिलेगा। फार्मर अंडरटेक सेवरल सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़, फार्मर को कई सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है कुछ समय के लिए फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को उगाने के लिए। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल practices. Ever since humans started growing crops, agricultural practices have undergone a lot of changes. जब से खेती बाड़ी करनी शुरू की है बेटा, तब से एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। दिस सेक्टर हैज़ बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर आल्सो नाउ कैरिड आउट इन सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर। अब जो खेती बाड़ी है वो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से की जाती है। Farmers know that for healthy growth and increased output, crops require a balanced supply of water and fertilizers. किसान को अब पता है कि अच्छी उपज पैदा करने के लिए हमें पौधों को पानी और फर्टिलाइजर्स देने हैं, एज वेल एज क्रॉप प्रोटेक्शन, उनको डिजीज से और पेस्ट से भी बचाना है। आफ्टर हार्वेस्टिंग प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स इज आल्सो एसेंशियल। इसके बाद हार्वेस्टिंग होता है कटाई करना, कटाई के बाद आपके क्रॉप्स की स्टोरेज भी जरूरी है। अब 2 टाइप्स की क्रॉप्स बताऊंगी बेटा। 2 टाइप की क्रॉप होती है, खारिफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। कुछ सर्दी की क्रॉप होती है, कुछ गर्मी की क्रॉप होती हैं। इधर दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा बेटा। द मेन खारिफ क्रॉप, पहले खारिफ क्रॉप जो बारिश के मौसम में उगाई जाती है, जून जुलाई में जिसको उगाया जाता है बेटा, जिसमें पैडी एंड मेज, जीरी और मक्की आती हैं। आर ग्रोन ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम जून टू अक्टूबर, मीन्स जून से अक्टूबर। आजकल जो चल रही है बेटा इस महीने में, अभी जो महीना सितंबर का चल रहा है, इसमें खरीफ क्रॉप चल रही है जून टू अक्टूबर, जिसमें खेतों में पैडी है, मेज है, मीन्स जीरी है और मक्की उगी हुई है। दीज आर डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न मानसून, वेस्टर्न मानसून पर डिपेंड करती हैं ये। इंपॉर्टेंट होता है बेटा ये टॉपिक। वीट, ग्राम एंड बार्ले आर मेन रबी क्रॉप्स। अब आ जाओ रबी क्रॉप्स पर। ये रबी क्रॉप है, ये समर, ये इनका मंथ है नवंबर टू अप्रैल, थोड़ा सर्दी का मौसम होता है, ये मानसून पर डिपेंड नहीं करती। आप देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर डायग्राम बना हुआ है। पैडी क्रॉप्स जिसको आप जीरी कहते हो, एंड दिस वन इज वीट। दीज आर वीट प्लांट्स जो आपके सर्दी के मौसम में ग्रो करते हैं। Here is the difference between Kharif and Rabi crop. Kharif crop, rainy season, June to October. Example, paddy, maize, soybean, groundnut. Then winter season, time period November to April. Wheat, mustard, linseed. These are the examples, beta. Now, various agricultural practices require for growing क्रॉप्स आर। अलग अलग स्टेप्स कौन से होते हैं आपकी फसलों को उगाने के लिए? नंबर 1 इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, नंबर 2 सोइंग ऑफ द सीड्स। देखो, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल होता है मिट्टी को तैयार करना, खुदाई करके मिट्टी को फ्लफी बनाया जाता है जिसमें बीज बोया जाता है, क्योंकि हार्ड सॉइल के अंदर बीज ग्रो नहीं करता बेटा, फ्लफी बनाना पड़ता है हमें उसे। फिर बीज बोया जाता है उसके अंदर। एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। आई विल टेक 1 by 1 टॉपिक बेटा। इरिगेशन मीन्स पानी देना, फसलों को पानी देना। क्रॉप प्रोटेक्शन, फसलों को कीड़ों से बचा कर रखना, एक तो कीड़ों से, और जो अनवांटेड प्लांट्स उग रहे हैं उनको निकाल देना जिससे कि वो उसके न्यूट्रिएंट्स न खींच सकें। हार्वेस्टिंग होता है फसलों को पकने के बाद कटाई करना, और स्टोरेज होता है उनको संभाल कर रखना। जैसे गेहूँ आपके घरों में रखे जाते हैं, अप्रैल में आपके घरों में गेहूँ आ जाते हैं, पूरे 1 ईयर तक वो चलते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल बेटा। नंबर 1 इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। अब आपने देखा होगा मिट्टी हार्ड भी होती है, कहीं कहीं पर मिट्टी के बड़े बड़े पीसेस होते हैं, उनको छोटे पीस के रूप में चेंज करना। इस तरीके से अलग अलग स्टेप्स हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। सुनो, you have already learned that soil is made up of small particles of different sizes. It contain, soil में आपके पता है छोटे छोटे साइज होते हैं पार्टिकल्स के, इसी में मिनरल होते हैं, वाटर, एयर, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इसी में मिलते हैं। The microorganism present in the soil decompose the dead organisms and release nutrients. Microorganism का क्या रोल है?
आप लोगों ने पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले बेटा, वो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, वो डेड एंड डिकिंग एनिमल्स और प्लांट्स को ख़त्म करके ज़मीन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ऑल्दो सॉइल इज़ वेरी गुड मीडियम फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीड, इट हैज़ टू बी प्रिपेयर फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, लेकिन फसल उगाने के लिए हमें इसे तैयार करना पड़ता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इंक्लूड्स लूजनिंग एंड टर्निंग इट, मिट्टी को लूज करना मीन्स ढीला कर देना, और टर्न कर देना नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे कर देते, जिससे कि पूरी मिट्टी को धूप लग जाती है बेटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लोइंग, इट इज़ डन बाय यूजिंग वुडन और आयरन प्लो, जिसे हल कहते हो बेटा, वुडन या आयरन प्लो यूज होता है इसके लिए, विच इज़ पुल्ड बाय ऑक्सन और बाय द ट्रैक्टर, जिसको या तो ऑक्सन खींचता है या फिर ट्रैक्टर खींचता है बेटा। मीन्स बैल, आप डायग्राम में देख सकते हो, तो बैल के द्वारा फील्ड की प्लोइंग की जा रही है, आप इधर देख सकते हो। अब प्लोइंग के क्या फ़ायदे हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग बेटा? इट इम्प्रूव्स एयर सर्कुलेशन, इससे हवा क्रॉस हो जाती है। आपको पता होगा रूट्स को भी रिस्पायर करने के लिए एयर चाहिए बेटा, तो प्लोइंग से क्या होता है, आपके रूट्स को भी एयर मिल जाती है, क्योंकि वो भी रिस्पायर करती हैं, सो दैट रूट्स कैन रिस्पायर ईजिली। Roots can penetrate deeper into the soil. This enable them to hold the plant firmly. इससे क्या होता है, रूट्स जो है ना बड़ी गहराई तक चली जाती हैं, रूट्स जो है ना ऐसे गहराई तक उनको रास्ता मिल जाता है नीचे जाने के लिए, जिससे कि आपका प्लांट जो है ना मिट्टी में सीधा खड़ा रहे। बोलते हैं विच एनेबल दैम टू होल्ड द प्लांट फर्मली, क्योंकि रूट्स हैं तो प्लांट सीधा खड़ा है बेटा, रूट के सारे ही खड़ा होता है। प्लोइंग एनहांस द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, प्लोइंग से पानी रिटेनिंग कैपेसिटी मीन्स पानी रखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इससे आपकी मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा देर तक रहता है। प्लोइंग अप्रूव द वीड्स, बिना वीड्स क्या होते हैं, जो बिना मतलब के प्लांट्स आपके खेती बाड़ी में उग जाते हैं, जैसे आप लोगों ने जीरी लगाई हुई है तो उसके साथ में और भी जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, दोज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इट आल्सो एड्स इन द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स, इससे क्या होता है, इट आल्सो एड्स इन द ग्रोथ ऑफ, थोड़े बहुत माइक्रोब्स भी इंक्रीज हो जाते हैं जो आपकी ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अ प्लोड फील्ड हैज़ बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, जो प्लोइंग कर रहे हैं आप देखो, इसमें क्या होता है, प्लोइंग के बाद इसके अंदर बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े बन जाते हैं, डले जिसको कहते हैं वो आ जाते हैं, उनको हम क्रम्स बोलते हैं। दीज क्रम्स आर क्रश विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक, इसको वुडन प्लैंक के द्वारा तोड़ा जाता है। द फील्ड इज लेवल्ड मीन्स लकड़ी का प्लैंक आता है उससे तोड़ देते हैं, उसके बाद इट इज़ लेवल्ड बाय सोइंग एंड फॉर सोइंग एंड इरीगेशन पर्पस बाय यूजिंग द लेवलर। आप देख सकते हो इधर लेवलर का यूज़ हो रहा है, लेवलर से फिर एक लेवल बना दिए जाते हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि गड्ढे बन जाएं और एक ही जगह पानी खड़ा हो जाए। तो लेवलर से क्या होता है, पूरी ज़मीन में एक लेवल हो जाता है, और जब पानी दिया जाता है तो पूरे खेत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट प्लोइंग बेटा। नाउ कम टू द सोइंग। सोइंग होता है बीज का खेतों में बोना। अब बड़े सारे खेत होते हैं, इंसान भी करता है ये काम और मशीनें भी करती हैं। प्लांटिंग ऑफ सीड्स इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर बीज को बोना इज कॉल्ड सोइंग। दिस इज डन आफ्टर प्लोइंग, ये प्लोइंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है बेटा। मैंने आपको बताया ना 1 बाय 1 स्टेप लूँगी। आप देखो लेफ्ट पेज के ऊपर, पेज 154 के ऊपर पहला था प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, नेक्स्ट इज सोइंग ऑफ सीड्स। तो अब आपका क्या टॉपिक चल रहा है, सोइंग ऑफ सीड्स, बीज को कैसे बोते हैं, ठीक है। सीड्स कैन बी स्कैटर्ड इन द फील्ड मैनुअली, या तो इंसान उसको बिखेर देता है, मैं स्कैटर्ड होता है बिखेर देना, हाथ से बिखेर देना, दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। और दूसरा मेथड अ स्पेशल इम्प्लीमेंट कॉल्ड सीड ड्रिल। वैसे ड्रिल तो होल करने वाली मशीन होती है, इधर सीड ड्रिल का मतलब ये होता है कि ऐसे एक पाइप टाइप का होता है, उसके ऊपर बीज डाल दिया जाता है और इस पाइप में से बीज जो है ना अपने आप निकल कर खेतों में गिरते रहते हैं। देखो इसको सीड ड्रिल को भी यूज़ किया जा सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए फनल ओपनिंग इनटू ए लॉन्ग पाइप, इसमें ऐसे एक फनल टाइप का होता है और नीचे एक लंबा सारा पाइप होता है, ठीक है।
इट इज़ अटैच एट द बैक ऑफ द प्लो, ये प्लो करने वाला जो खुदाई करता है उसके पीछे लगा होता है। सीड्स आर ड्रॉप्ड इनटू द फनल, इसके अंदर बहुत सारे बीज डाल दिए जाते हैं। एज द प्लो मूव्स द सीड्स गेट प्लांटेड इन द फरोज मेड बाय मूविंग प्लो। जब ये प्लो चलता है बेटा, इसके अंदर फरोज मीन्स ऐसे गहराई से मिट्टी को खोद दिया जाता है, ऐसे नालियाँ टाइप की बन जाती हैं। फिर क्या होता है, ऐसे इनके अंदर जैसे जैसे प्लो चलता है इसके अंदर ऐसे ऐसे करके बीज गिरते जाते हैं इन सब के अंदर। तो इस तरीके से ये मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो ये 2 मेथड हैं बेटा हाउ टू ग्रो द सीड्स इन सम क्रॉप्स। कुछ क्रॉप्स में जैसे पैडी, टमाटो, चिली, सीड्स आर सोन इन अ स्मॉल प्लॉट कॉल्ड नर्सरी। थोड़े से एरिया के अंदर कुछ बीजों को, बहुत सारे बीजों को बो दिया जाता है, फिर उससे उनके छोटे छोटे प्लांट्स निकल जाते हैं जिसे कहते हैं सीडलिंग। दे आर मैनुअली प्लांटेड, उनको इंसान के द्वारा प्लांटेड इन द फील्ड, उसको खेतों में, उसको बड़े सारे खेतों में बो दिया जाता है, पौधों को बोया जाता है। देखो जैसे इधर पैडी फील्ड के अंदर इधर सभी लोग लगे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे लाइन से पौधों को लगा रहे हैं, छोटे छोटे पौधों को लगा रहे हैं बेटा। इसका भी इसका फ़ायदा है, इससे क्या फ़ायदा होता है वो अब पता चल जाएगा आपको। इट अनेबल द फार्मर टू सेलेक्टिवली कल्टिवेट ओनली हेल्दी प्लांट। अब फार्मर ने जैसे सीडलिंग ली है, छोटे छोटे पौधे लिए, इसमें से जो पौधा अच्छा नहीं होगा वो उसको ग्रो नहीं करेगा, वो सिर्फ वो प्लांट को ग्रो करेगा जो हेल्दी होगा, मीन जो अच्छा पौधा होगा उसको ग्रो करेगा, और जो खराब हो चुका है उसको फेंक देगा। इन केस ऑफ पैडी सीड्स आर प्लांटेड इन स्टैंडिंग वाटर। पैडी के केस में हमेशा पौधे को, सीडलिंग्स को खड़े पानी में उगाया जाता है। एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, ठीक ठीक दूरी पर रखा जाता है, बहुत पास में नहीं उगाया जाता। अब ऐसा क्यों किया जाता है? दिस एंश्योर यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। कहते हैं पौधे को एक प्रॉपर डिस्टेंस पर ग्रो करो, उससे क्या होता है, सनलाइट सभी पौधों को मिल जाती है, वाटर मिलता है, और न्यूट्रिएंट सभी पौधों को इक्वल मिल जाते हैं। पास में करोगे तो बेटा सभी प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलेगी, एक दूसरे के पत्ते उसको छिपा लेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स पौधे को ज़्यादा चाहिए, तो अगर प्रॉपर डिस्टेंस पर होगा तो सभी को इक्वल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे।